हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डे 11 में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इससे पहले हमने बायोमोलिक्यूल सेल 9 या 10 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अपने। तो सबसे पहले कुछ सिंपल सी बातें दी हुई हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म बीइंग एज अ सिंगल सेल। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिगार्डलेस मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, बट दे स्टार्ट देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल। ठीक, वो अपनी ज़िंदगी को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, चाहे वो कोई भी एक मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर, कोई भी हो, वो अपनी ज़िंदगी को रिगार्डलेस इट्स साइज, इट्स शेप, एनीथिंग, इट स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, दिस सेल अंडरगो मल्टीपल प्रोसेसेस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, उसमें कुछ मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू वो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और वो एक कंप्लीट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? फॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नाउ if we talk about growth and reproduction, these are the two key characteristics, ठीक है, ऑफ एनी सेल। ठीक है, किसी भी सेल की अगर बात किया तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रोथ से क्या होता है कि सेल अपने साइज में इंक्रीज करता है। ठीक है, और डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि एक सेल है, ठीक, उसको डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनानी है। ठीक है, उसको डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनानी है। ठीक है, अब अपने डॉटर सेल्स देखो, कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि सेल्स जो डॉटर सेल्स बनाती हैं वो सेम साइज की होती हैं। ठीक है, कि अगर पेरेंट सेल इतना बड़ा है तो हमारा डॉटर सेल भी इतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई डॉटर सेल भी इतनी बड़ी हो, पेरेंट सेल भी इतनी बड़ी हो? उससे पहले वो एक चीज़ करता है, ग्रोथ करता है। ठीक, वो जो भी उसका साइज वगैरह है उस साइज को वो इंक्रीज करता है। ठीक, ताकि वो डिवाइड करके दो अलग अलग सेल्स को बना सके। ठीक है, कि ताकि दोनों को जो भी अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो भी अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस देना है वो बराबर बराबर दे सके। ठीक, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। इट दिस सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस मोर सेल्स इंश्योरिंग ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी। ठीक, और जो सेल्स होते हैं वो अपने से जैसे और भी सेल्स बनाते हैं ताकि ग्रोथ और कंटिन्यूटी को वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है, जो भी उनकी चेन चली आ रही है उसको वो कंटिन्यू कर सकें। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेल डिवीजन, सो सेल डिवीजन का जनरल सेंस ये होता है कि नए सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है उसी को हम बोलते हैं सेल का डिवीजन। ठीक, एक पेरेंट सेल होता है जो कि डिवाइड कर जाता है एंड फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ठीक है, दो डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक, दीज डॉटर सेल्स ग्रो एंड डिवाइड अगेन कंटिन्यूइंग द साइकिल। ठीक, अब ये जो दो डॉटर सेल्स होंगी ये फिर से ग्रो करेंगी, फिर से डिवाइड करेंगी और नए डॉटर सेल्स बनाएंगी। वो जो डॉटर सेल्स आएंगी वो फिर से ग्रो करेंगी और नए डॉटर सेल्स बनाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकी ये लाइफ साइकिल, इनकी ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, अब यही जो कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ ग्रोथ और डिवीजन है, ठीक है, ये रिपीटेड साइकिल होती है। द रिपीटेड साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सेल। ठीक, और इसी की वजह से हमें एक लार्ज अमाउंट में सेल्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, एक लार्ज सेल पॉपुलेशन देखने को मिलती है। दिस कंटिन्यू प्रोसेस अलाउ अ सिंगल सेल टू गिव राइज टू मिलियंस ऑफ सेल ओवर टाइम। ठीक, इसकी वजह से एक सिंगल सेल अपने जैसे मिलियंस ऑफ सेल्स को जनरेट कर पाता है, गिव राइज मतलब पैदा कर पाता है, दे पाता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक छोटे अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम बात करें लंबे टाइम पीरियड्स के रिस्पेक्ट में, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही मिलियंस ऑफ सेल्स को जनरेट कर सकता है, क्या, एक सिंगल सेल। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा कि ग्रोथ और डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला है कि टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सेल्स हैं, सेल्स डिवाइड कर रही हैं, कई बार डिवाइड कर रही हैं, वो टिश्यू बना रही हैं। ठीक, फिर टिश्यू हैं वो डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, ऑर्गन बना रहे हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती चली जा रही है। ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हर एक सेल लाइफ लॉन्ग टाइम तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक सेल की एक टाइम पीरियड है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो उन डैमेज्ड और डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी ग्रोथ और डिवीजन ही काम करते हैं। ठीक है,
साथ ही साथ ये डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ फुल्ली डेवलप्ड इंडिविजुअल, ठीक है। चाहे वो सिंगल सेल का रहा हो या फिर वो फुल्ली डेवलप होकर के एक अच्छा खासा इंडिविजुअल बन गया हो, ठीक है, तब भी उसकी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सेल से ही पूरी हो रही हैं, ठीक है। सेल ही वो सारे काम कर रहा है, चाहे वो सिंगल सेल का हो या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, या फिर वो फुल्ली डेवलप्ड इंडिविजुअल हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल समरी की बात की जाए तो लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, एंड दिस साइकिल अलाउज अ सिंगल पेरेंटल सेल टू डेवलप इनटू अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Now, if we talk about cell cycle, so first we talk about the definition of cell cycle. The cell cycle is a sequence of event, ठीक। यहाँ पे कुछ sequence of event हो रहा है, देखो events तो हो रहे हैं बट वो कैसे हो रहे हैं, sequentially हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी इवेंट चल रहा है बीच में कुछ और आ गया, नहीं, वो सारे इवेंट सीक्वेंसली चल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, इसमें एक सेल जो होता है, फर्स्ट इट डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मीन्स इट्स डीएनए, ठीक है। नाउ इट सिंथेसाइजेज अदर एसेंशियल सेल कंपोनेंट्स, ठीक। सिर्फ डीएनए के डुप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा भैया, डीएनए डुप्लीकेट हो गया ठीक है, लेकिन बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी तो डुप्लीकेट होने चाहिए, हाँ। तो वो उनको सिंथेसाइज करता है, जो भी अदर सेल कंपोनेंट्स अभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक। देन इट फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स, उसके बाद ये डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स को बना देता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेल साइकिल की अगर हम इवेंट्स की बात करें तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं उनमें, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर करता है कि सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सेल की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये इंश्योर करता है सेल साइकिल, ठीक। इसके अलावा कोई भी अगर एरर्स वगैरह हो रहे होते हैं उनको ये प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, ठीक। इंटीग्रिटी ऑफ द जीनोम को ये मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। किनमें, डॉटर सेल्स में, ठीक है, क्योंकि भाई पेरेंट सेल का तो काम हो चुका है अब, ठीक। अब वो डॉटर सेल्स बनाने जा रही है, तो ये सेल साइकिल ये इंश्योर करता है, ये मेंटेन करता है कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और जो जीनोम की इंटीग्रिटी है इन द डॉटर सेल्स वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। व्हाट आर द की प्रोसेसेस ड्यूरिंग अ सेल साइकिल, जैसे हमने बताया कि सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो सेल ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप सभी को पता है कि सेल के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। तो इसी साइटोप्लाज्म में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनल्स हो, कोई अदर चीज़ हो, वो सारी चीज़ें इन्हीं साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती हैं, ठीक। तो सेल डिवाइड करने से पहले क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है, ठीक। तो सेल ग्रोथ करने के लिए क्या करता है, वो इन्हीं साइटोप्लाज्म के कंटेंट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो हमारा जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो इसका कहना, इसका मतलब ये है कि जो सेल है वो अब ग्रोथ कर चुकी है, मतलब अब इसके पास इतना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ चुका है कि ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर सकती है उनको इक्वली इक्वली, ठीक। अब साइटोप्लाज्म हमारा इंक्रीज हो चुका, ठीक। अब डीएनए के रेप्लिकेशन की बारी आती है, डीएनए अब डुप्लीकेट करेगा अपने आप को, ठीक है, ताकि जब दो डॉटर सेल्स वो बनाए तो उनको हर एक डॉटर सेल्स को एक कंप्लीट जीनोम मिलना चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो कि ये हमारा न्यूक्लियोलस वाला रीजन था, इसमें हमारा डीएनए था, अब ये डिवाइड करके कितना बना दिया इसने, दो बना दिए, ठीक है। सपोज करो कि हमारा जीनोमिक मटेरियल था तो इसने दो जीनोमिक मटेरियल यहाँ पे बना दिए, ठीक। इट डुप्लीकेट्स ऑफ डीएनए टू इंश्योर दैट ईच डॉटर सेल्स गेट अ कंप्लीट जीनोम, ठीक। अब उसके बाद सेल की डिवीजन होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा डीएनए था वो जो रेप्लिकेटेड डीएनए था वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सेल यहाँ से डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो एक सेल इधर चला, एक सेल इधर बना और एक सेल हमारा इधर बन गया, ठीक। और जो भी अलग अलग सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे, ठीक, टू द डॉटर सेल्स, ठीक है। कि डीएनए के अलावा भी और भी चीज़ होंगी ना, सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो भी तो डिवाइड होंगे, ठीक। तो वो भी अलग अलग चले जाएंगे और दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब डीएनए सिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो कुछ ये स्पेसिफिक स्टेजेस में होते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, नॉट कंटिन्यूअसली, ठीक। डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि होल आउट द साइकिल चलते आ रहा है, नहीं, पूरे साइकिल में, सपोज करिए पूरे साइकिल है तो यहाँ कहीं एक स्पेशल जगह होगी,
यहाँ कहीं एक स्पेशल जगह होगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए के ही रिप्लिकेशन चल रहा होगा और कुछ नहीं चल रहा होगा, ठीक। और बाकी पूरे साइकिल में नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो कुछ स्पेशल जगह स्पेसिफिक फेज में ही जो सेल साइकिल जो डीएनए की डुप्लीकेशन या डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो चल रहा होगा, ठीक है। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होंगे आर लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई। Now, if we talk about the genetic control of the cell cycle, so the entire cell cycle, including growth, replication and division, it under genetic control, ठीक है। पहले से ही प्री डिसाइडेड हो चुका है कि किस तरीके की ग्रोथ होगी, किस तरीके का रेप्लिकेशन होगा, किस तरीके का डिवीजन होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में है, वो जेनेटिक्स के कंट्रोल में है, ठीक है। एंड दिस एंश्योर दैट द सेल प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन अ रेगुलेटेड एंड एरर फ्री मैनर, ठीक। और प्री डिसाइडेड मैनर में इसलिए भी है क्योंकि पहले से जब चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं तो एक फ्री मतलब एरर फ्री मैनर में चीज़ें चलती हैं और काफ़ी सारे स्टेजेस को ये मेंटेन करके रेगुलेट करके ये चलती रहती हैं। ओवरऑल समरी की बात की सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी। सबसे पहली बात, इट इन्वॉल्व सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड मैनर, ठीक। उसके बाद दिस प्रोसेस आर गवर्न्ड बाय जेनेटिक कंट्रोल टू इंश्योर एक्यूरेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स, ठीक है। इतनी सारी बातें अब तक हमने कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल्स के फेजेस की, कितने टाइप्स के होते हैं सारी देखेंगे। ओवरव्यू जान लेते हैं कि ह्यूमन सेल्स को एक कल्चर में अगर हम एक कंप्लीट सेल साइकिल के लिए छोड़ देते हैं तो करीब 24 घंटे लगते हैं उसको अपना एक सेल साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है। ह्यूमन सेल्स एक कल्चर मीडियम में करीब 24 घंटे लेता है एक पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट करने में, ठीक। अब द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी अक्रॉस ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप, ठीक। अब यही जो सेल साइकिल के टाइम पीरियड है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में और सेल टाइप के हिसाब से वेरी करते हैं। जैसे कि ईस्ट में यही एक कंप्लीट सेल साइकिल करीब 90 मिनट में हो जाती है, ठीक है। करीब 1.5 घंटे में ही ये कंप्लीट सेल साइकिल ये कंप्लीट कर लेता है, जबकि ह्यूमन सेल्स कितना समय लेता है, 24 घंटे का टाइम लेता है। अब सेल साइकिल्स में दो मेन फेजेस पाई जाती हैं, ठीक है। पहला है हमारा इंटरफेज और दूसरा है हमारा एम फेज, ठीक। इंटरफेज वो फेज होती है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है किसके लिए, डिवीजन के लिए, ठीक है। प्रिपेयर्स द सेल फॉर डिवीजन, ये वो फेज है जहां पे सेल अपने आप को तैयार करता है डिवाइड करने के लिए। मतलब क्या करेगा ये, इसमें अपने साइटोप्लाज्म की ग्रोथ करेगा, ठीक है। डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनको डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें करेगा, ठीक। उसके बाद एम फेस आता है जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जहाँ पे फिर सभी चीज़ों का बंटवारा किया जाता है बराबर बराबर हिस्सों से, ठीक है। अब इन फेजेस में टाइम कितना लगता है, ड्यूरेशन क्या होती है, तो इन देखो भाई जाहिर सी बात है कि आपको प्रिपेयर करने में समय ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आपको साइटोप्लाज्म भी बढ़ाना है, आपको डीएनए भी डुप्लीकेट करना है, आपको सेल ऑर्गेनल्स भी डुप्लीकेट करने हैं, उनको भी बढ़ाने हैं, सारी चीज़ें करनी है। तो मोर देन 95% ऑफ द सेल का जो टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाता है, इंटरफेस में जाता है, ठीक है। और एम फेस करीब आखिरी के 1 घंटे में हो जाता है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट अ ह्यूमन सेल, तो करीब जो 24 घंटे में से 1 घंटे का पार्ट निकाल दो तो करीब 23 घंटे तक वो सिर्फ क्या करता है, अपने आप को इंटरफेज में रहता है, वो अपने आप को ग्रोथ करता रहता है, बाकी चीज़ें करता है, फिर आखिरी का जो 1 घंटा होता है उसमें ये डिवाइड कर जाता है, ठीक है ना। इफ़ यू टॉक अबाउट द एम फेज, ठीक है, इंटरफेज छोड़ते हैं, पहले एम फेज की बात करते हैं। तो एम फेज सबसे पहले स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें न्यूक्लियस का डिवीजन या फिर न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है, फिर उसके बाद सबसे एंड में हमें साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। सपोज करो ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है इसमें, ठीक। तो हमें न्यूक्लियस का डिवीजन सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग पार्ट्स में, ठीक, तब जा करके हमें किसी का डिवीजन देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब इंटरफेस की। तो इंटरफेस में कुछ फेजेस होती हैं। पहला है हमारा जीवन फेज जिसको हम गैप वन फेज भी बोलते हैं, ठीक। यह इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का, ठीक है। माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के जो इंटरवल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैप वन फेज या फिर जीवन फेज, ठीक। इसमें क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ठीक। देखो ग्रोथ भी कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव भी रह रहा है, बट
डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। मतलब सेल ग्रो हो चुका है, ठीक है, द सेल ग्रोज कर रहा है और मेटाबॉलिकली एक्टिव भी है, लेकिन ये डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद आती है एस फेज, जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक। इसमें हमारा डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है, अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो डबल हो जाता है, ठीक। मतलब 2C से कितना हो जाता है, 4C हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोजोम का नंबर है वो अभी भी सेम है, ठीक है। मतलब कितना है, 2N है, ठीक। मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, पहले डीएनए हमारा 2C था, लेकिन अब हमारा डीएनए 4C हो चुका है, लेकिन जो क्रोमोजोम का नंबर था अभी भी वो कितना ही है, वो सेम बना हुआ, 2N बना हुआ, ठीक। और एनिमल्स में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाता है इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक। तो इसमें 3 काम हो गया, क्या, पहला सेल का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है, सॉरी मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है, डीएनए ने अपने आप को अमाउंट में डबल कर लिया है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में सेम है, और एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है, किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक। अब बारी आती है G2 फेज की, जिसको हम गैप2 फेज भी बोलते हैं। इसमें सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक। इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, माइटोसिस के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सिंथेसाइज किया जाता है, और सेल कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक, और सेल ग्रोथ में कंटिन्यू होती रहती है, ठीक। उसके बाद एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्विसेंट फेज, ठीक है। ये क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं, दे डू नॉट डिवाइड आफ्टर G1 फेज, ठीक। G1 फेज के बाद वो डिवाइड नहीं करती है, दे एंटर इन एन इनएक्टिव स्टेज, वह एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं G0 फेज, ठीक, या फिर इसी को हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। इसमें सेल्स जो होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती हैं, लेकिन उनमें किसी प्रकार का हमें डिवीजन देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गई, ठीक। हार्ट सेल्स और इसी टाइप की अदर सेल्स हैं दैट डिवाइड्स ओनली व्हेन नीडेड टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, ठीक। अब देखो हार्ट सेल अगर लगातार डिवाइड करती रहेगी, लगातार बनती रहेगी, तो यार हार्ट कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट सेल ऐसा नहीं करती है, हार्ट सेल क्या करती है कि जब तक किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता, जब तक किसी प्रकार के सेल्स को रिप्लेस नहीं करना होता है, तब तक वो डिवाइड नहीं करती हैं, तब तक वो इनएक्टिव फेज में बनी रहती हैं। मतलब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं, बट उनमें डिवीजन नहीं होता, और जैसे ही सेल कोई लॉस्ट हुआ, कोई सेल डैमेज हुआ, उसको वो रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है ना। इफ यू टॉक अबाउट माइटोसिस इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, सो एनिमल सेल्स में जो माइटोसिस होती है, इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, ठीक। वो सिर्फ और सिर्फ किन में देखने को मिलती है, हमें डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है। इनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मेल हनी बी हो गया, वेयर हैप्लॉयड सेल्स अंडरगो माइटोसिस, ठीक। मेल हनी बी में कौन से सेल माइटोसिस के अंडर जाते हैं, हैप्लॉयड सेल्स अंडर जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2N जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ N वाला जा रहा है, ठीक। प्लांट सेल्स की बात की जाए तो इनमें दोनों में देखने को मिलता है हमें, हैप्लॉयड में भी और डिप्लॉयड में, मतलब N में भी और 2N में भी देखने को मिलता है, ठीक। एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने प्लांट्स में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था, ठीक, किस प्रकार से माइटोसिस अकर हो रहा था हैप्लॉयड गैमेटोफाइट्स और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स के बीच में, ठीक है, कि गैमेटोफाइट जाकर के जर्मिनेट कर जा रहा था और वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम आपको प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, उनमें ये सारी चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है। ओवरऑल समरी की बात की जाए तो इंटरफेज जो होता है वो सेल ग्रोथ के लिए होता है और डीएनए रेप्लिकेशन में होती है उनमें, ठीक। एम फेज सेल डिवीजन के लिए होता है, कुछ सेल्स डिवाइड नहीं करती, वो G0 फेज में घुस जाती हैं, जहाँ पे वो डिवाइड तो नहीं करती बट वो एक्टिव रहती हैं, ठीक। और माइटोसिस जो होता है वो डिफरेंटली होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक। एनिमल्स में जनरली डिप्लॉयड वाले में होता है, बट हैप्लॉयड के लिए भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या, मेल हनी बी। और प्लांट्स में ये दोनों में होता है, हैप्लॉयड में भी होता है और डिप्लॉयड में भी होता है, ठीक। और हैप्लॉयड का एग्जांपल दिया हुआ था हमारा गैमेटोफाइट, और डिप्लॉयड का एग्जांपल दिया हुआ था क्या, हमारा स्पोरोफाइट, ठीक। अब हम एम फेज की बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। सो एम फेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पार्ट होता है किसी भी सेल साइकिल का, ठीक है। बहुत ड्रामे देखने को मिलते हैं, बहुत नखरे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेल कंपोनेंट्स, लगभग हर एक चीज का हमें इसमें रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी सेल कंपोनेंट्स का हमें इसमें रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है।
यह इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर इन द पेरेंट एंड डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम। ठीक, एम फेज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, जो हमारा माइटोसिस डिवीजन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है वह दोनों में क्या रहता है, दोनों डॉटर सेल में सेम रहता है। ठीक है, अब एम फेज की स्टेजेस की बात की जाए तो सबसे पहला आता है हमारा कैरियोकाइनेसिस वाला फेज। ठीक है, माइटोसिस इन्वॉल्व न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस विच डिवाइड्स इनटू 4 स्टेजेस। ठीक, अब जो हमारा, हम सीधा पूरी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो ये 4 फेजेस में, 4 स्टेजेस में डिवाइड करता है। उन 4 स्टेजेस की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहला है हमारा प्रो फेज। ठीक, मतलब कोई फेज स्टार्ट करने से पहले वाला फेज, प्रो। ठीक, फर्स्ट फेज होता है और सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है किसका, माइटोसिस का। ठीक, इनमें क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है इनटू विजुअल क्रोमोसोम्स। ठीक, अब तक वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बट अब क्रोमैटिन जो होंगे वो, सपोज करो ये क्रोमैटिन की थ्रेड थी हमारी, अब ये कंडेंस्ड हो गए। ठीक, अब ये क्रोमोसोम में बन गए, तो अब हमें ये कैसे होने लगेंगे, विजुअलाइज होगा, अब हमें दिखने लगेंगे। ठीक, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं बाय अ सेंट्रोमियर। ठीक, सपोज करो कि एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। ठीक, तो यह एक सेंट्रोमियर से यहाँ पे ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, दे आर ज्वाइंड बाय अ सेंट्रोमियर। ठीक, उसके बाद सेंट्रियोल्स मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ठीक, सपोज करो ये न्यूक्लियस बना दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे, तो सेंट्रियोल्स, कलर चेंज कर देते, सेंट्रियोल्स आपको इस तरीके के दिखाई पड़ेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, ये हमें 2 अलग अलग पोल्स पे भी चलेगा। ठीक, सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ दिस सेल, स्पिंडल फाइबर्स बिगेन टू फॉर्म। ठीक, सपोज करो कि इसको कॉपी करते हैं, 1 मिनट। ठीक, अब यहाँ से हमें स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक सेंट्रियोल से हमें स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और वो किससे जा करके ज्वाइन कर जाएंगे, वो हमारे ज्वाइन कर जाएंगे क्रोमोसोम से। ठीक है, तो सपोज करो ये क्रोमोसोम हमने बना दिया, यहाँ पे आकर के ये ज्वाइन कर जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। अब जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड फेज आती है प्रोफेज के बाद, वो है हमारी मेटाफेज। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर के क्या हो जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं। ठीक है, कि सपोज करो कि ये हमने बनाया क्रोमोसोम अपना। ठीक, तो 3 बनाते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारी इक्वेटोरियल प्लेट है, तो इस पे आकर के ये अलाइन कर जाएंगे सभी के सभी एक साथ। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसको हम मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। अब स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो अटैच कर जाएंगे सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम थ्रू द काइनेटोकोर। ठीक, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इस तरीके का होता है वो। ठीक, जहाँ से स्पिंडल फाइबर हमारा आकर के अटैच होता है। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर आया, ऐसे करके अटैच हो गया। ठीक है, दोनों साइड से। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल था। ठीक है, अब दिस स्टेज इंश्योर एक्यूरेट क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, ऐसा हुआ कि सपोज करो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी जितने भी पेयर से 23 पेयर से वो सारे सारे इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं।
अब ये इंश्योर करता है कि एक्यूरेट क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, बराबर नंबर में क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अगर क्रोमोसोम यहाँ से डिवाइड करे, ठीक, तो एक पार्ट ऊपर की तरफ जाए, एक पार्ट नीचे की तरफ जाए, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे, एक ऊपर, एक तरफ नीचे, ठीक, तो एक्यूरेट डिवीजन होना चाहिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स का। ठीक है, मेटाफेज इस बात को इंश्योर करता है। ठीक, उसके बाद एनाफेज होती है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है माइटोसिस की। इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाती है, सेपरेट कर जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब क्या होगा कि ये ब्रेकआउट कर जाएगा हमारा सेंट्रोमियर यहाँ से, ठीक, और ये टूट जाएगा। ठीक है, जब ये टूटेगा तो ये इस तरीके का हमें कुछ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और जब ये टूटेगा सो क्रोमैटिड्स नाउ द डॉटर क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, मूव इज फैसिलिटेटेड बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। जब ये ब्रेक किया, अब ये इस तरीके से मूव करेगा। सॉरी, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ चलते चले आएंगे और ये नीचे की तरफ चलते चले आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद बात यह आती है टीलोफेज की। ठीक है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं अब वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं। क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस्ड हो जाता है, किन में, क्रोमैटिन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है और न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर कर जाते हैं। स्पिंडल फाइबर डीजेनरेट हो जाता है और कैरियोकाइनेसिस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस हमारा अब यहाँ पे डिवाइड हो चुका है दो अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, अब उसके बाद हमें साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है। देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अब बारी है साइटोप्लाज्म की। सो द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लीवेज फरो, और प्लांट सेल में हमें एक सेल प्लेट देखने को मिलती है, फॉर्म द डिवाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक, इस तरीके से होती है ये। ठीक, ये हमें एनिमल सेल्स में एक सेल फरो देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं प्लांट सेल में एक हमें सेल प्लेट देखने को मिलती है। ठीक, सेल प्लेट देखने को मिलती है। ठीक है, जिससे इनका डिवीजन होता है। देखो, जो सेल फरो है, ठीक है, या फिर इसको हम क्लीवेज फरो बोलते हैं, इसमें और सेल प्लेट में अंतर क्या होता है कि एनिमल सेल्स में ये स्टार्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और अंदर की तरफ मूव करता है, जबकि सेल प्लेट हमारा सेंटर से स्टार्ट करके बाहर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें डिवीजन हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल समरी की बात की जाए तो एम फेज इंश्योर दैट द डॉटर सेल्स रिसीव आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, वाइल माइटोसिस हैज 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट इन पेरेंट्स एंड डॉटर सेल्स। ठीक, दोनों में हमें जो क्रोमोसोम के नंबर्स हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोफेज की। सो प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है इन माइटोसिस। ठीक है, इट अकर्स आफ्टर द एस एंड जी टू फेज ऑफ द इंटरफेस। एस और जी टू फेज के बाद हमें देखने को मिलता है ये। ड्यूरिंग एस एंड जी टू फेज न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बट रिमेन्स इंटरवाइंड। ठीक, नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं लेकिन अभी वो कैसे हैं, एक दूसरे में उलझे हुए, इंटरवाइंड है। ठीक है, प्रोफेज बिगेन्स विद द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू टू क्रोमोसोम्स। ठीक, क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंस करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोफेज की इवेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन देखने को मिलता है। क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम हैड 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर, हम बात कर चुके हैं इसकी अभी। अब हमें सेंट्रोसोम का मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। इन प्रोफेज द सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ईच क्रोमोसोम रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। ठीक, जो स्पिंडल फाइबर देखने को मिल रहे थे उनको हम क्या बोलते हैं, एस्टर्स की बात कर रहे हैं, जो कि किससे निकलते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल से निकलते हैं। ठीक है, रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। ठीक है, हर एक सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट्स आउट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्टर्स। ठीक है, उसके बाद माइटोटिक अपरेटस का फॉर्मेशन होता है, जो दो एस्टर्स होते हैं अलोंग विद अ स्पिंडल फाइबर फॉर्म द माइटोटिक अपरेटस विच हेल्प्स इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द माइटोसिस। उसके बाद
सेल स्ट्रक्चर्स का डिसअपियरेंस देखने को मिलता है। प्रोफेज के एंड में फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्टार्ट्स टू डिसअपियर, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ईआर हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया और न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ये सभी के सभी प्रोफेज के एंड तक हमें डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज में पूरी कहानी जान लेते हैं। क्रोमोसोम कंडेंस होता है, विजुअल हो जाता है। सेंट्रोसोम जो होते हैं अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर और एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। सेल स्ट्रक्चर डिसअपियर स्टार्ट हो जाता है और सेल अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। अब आती है मेटाफेज। पूरे मेटाफेज को जानते हैं कि मेटाफेज हमारा सेकंड फेज होता है माइटोसिस का। ठीक, इट स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, क्रोमोसोम जो होता है वो नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम है पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्रोमोसोम कंडेंसेशन देखने को मिलता है। ठीक, की इवेंट्स इसमें जो होते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस इज कंप्लीट एंड क्रोमोसोम्स कैन बी क्लियरली सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ये वह स्टेज होती है जहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंडर क्रोमोसोम्स को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन से फेज में हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो हमारा मेटाफेज है। ठीक है, अब ईच मेटाफेज क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड बट टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर्स। एक सेंटर में सेंट्रोमियर होता है जो दोनों को होल्ड करके रखता है। उसके बाद काइनेटोकोर की फॉर्मेशन होती है जो कि स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेंट्रोमियर के सरफेस पे होते हैं। और यह अटैचमेंट पॉइंट होते हैं किनके लिए, स्पिंडल फाइबर्स के लिए। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर्स की जो अटैचमेंट होती है वो इन्हीं काइनेटोकोर से होती है। हर एक क्रोमैटिड जो होता है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। उसके बाद क्रोमोसोम जो होता है वो मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट पे जाकर के लाइन हो जाते हैं जो कि इक्वेटर ऑफ द सेल पे होती है। ठीक है, और इसी अलाइनमेंट को हम मेटाफेज प्लेट के नाम से भी या फिर मेटाफेजिक प्लेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, की फीचर्स की बात कर लें तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। अब द क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो होता है वो स्पिंडल इक्वेटर पर आकर के अलाइन हो जाता है। हर एक सिस्टर क्रोमैटिड जो होती है वो स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट रहती है फ्रॉम द अपोजिट पोल्स, और जहाँ पे कनेक्ट रहती है वो हमारा क्या होता है, काइनेटोकोर रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो यह स्टेज आइडियल होता है फॉर स्टडिंग क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि माइक्रोस्कोप तक हमें दिख जाता है ये। प्रॉपर अलाइनमेंट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द नेक्स्ट फेज। अगला फेज है हमारा कौन सा, यह है एनाफेज। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ एनाफेज की बात करें तो एनाफेज हमारा थर्ड फेज होता है माइटोसिस का। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है जस्ट इमीडिएटली आफ्टर मेटाफेज व्हेन द क्रोमोसोम स्प्लिट्स एट द मेटाफेजिक प्लेट्स। ठीक, और ये जस्ट तभी स्टार्ट हो जाता है जैसे कि मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम होता है वो मेटाफेजिक प्लेट पर स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, एनाफेज के की इवेंट्स की बात करें तो इसमें हमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। इट स्टार्ट्स ऑफ एनाफेज, सेंट्रोमियर स्प्लिट साइमल्टेनियसली, दिस सेपरेशन कन्वर्ट्स द सिस्टर क्रोमैटिड्स इनटू डॉटर क्रोमोसोम। ठीक, अब तक वो बहनें थी लेकिन अब वो डॉटर क्रोमैटिड्स में चेंज हो चुकी हैं। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। और ईच क्रोमोसोम जो होता है वो सेंट्रोमियर लीडिंग होता है और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड होते हैं। सपोज करो कि अगर हम अपवर्ड मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो सेंट्रोमियर लीडिंग होगा। ठीक, और आर्म्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ट्रेलिंग बिहाइंड होंगे। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मेशन में ये मूव करता है। ठीक, अब हमें माइग्रेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम देख लिया कि द क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ठीक, जो सेंट्रियोल से हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए थे अब वो वापस से खींचना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, और जैसे जैसे छोटे होते रहेंगे इनकी वजह से जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो इनकी तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक, की फीचर्स की बात की जाए एनाफेज की तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, क्रोमैटिड वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ दीज क्रोमैटिड्स जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, इट मूव्स टू द अपोजिट पोल्स। इट इंश्योर्स ईच डॉटर सेल्स रिसीव आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड प्रॉपर सेग्रीगेशन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। ठीक, अगर ऐसा हुआ कि पता चला कि उनमें डिवीजन नहीं हुआ, पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम का पार्ट ही किसी की तरफ मूव कर गया। ठीक, या फिर सपोज करो कि जो उनमें डिवीजन हो वो इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, कि मतलब जहाँ पे हमें एक आधी पेयर जानी चाहिए थी कि सिर्फ अब एक ही जा रहा है, बाकी के जो बचे तीन हैं वो
कहीं और निकल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को एनाफेज हमारा क्या करता है कि प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए, इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें टीलोफेज देखने को मिलती है, ये फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। इट अकर्स आफ्टर एनाफेज एंड प्रिपेयर्स द सेल फॉर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हमारा खत्म हो जाता है, अब हमें साइटोकाइनेसिस की तरफ चलना होता है। टीलोफेज में कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमें क्रोमोसोम का वापस से डीकंडेंसेशन देखने को मिलता है, वापस से क्रोमोसोम जो होती है वो डीकंडेंस कर जाती है और क्रोमैटिन स्टेट में वापस आ जाती है, ठीक है। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शेप होता है सबको लूज करके वापस से वो क्रोमैटिन स्टेज में चली जाती है, डीकंडेंस हो जाती है, ठीक है। अब एक नए न्यूक्लियर इनवेलप का फॉर्मेशन हो लगता है जो गायब हो चुका था, ठीक है। वो अब सेट्स में बनते हैं, ठीक है। इस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्स अराउंड इस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो ऊपर और नीचे वाले दोनों जगह पे इनवेलप बनते हैं। इसकी वजह से हमें दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन देखने को मिलता है अपोजिट पोल्स पे, ठीक है। वापस से सभी जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स गायब हो चुके थे वापस से रीअपियर हो जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ईआर हो गया, वापस ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। दीज स्ट्रक्चर फॉर एब्सेंट ड्यूरिंग अर्लियर माइटोटिक स्टेज बट रिफॉर्म्स नाउ, ठीक। टीलोफेज के की फीचर्स की बात की जाए तो क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट पोल्स एंड लूज देयर आइडेंटिटी, न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म्स क्रिएटिंग दो डॉटर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या रीअपियर रिस्टोरिंग नॉर्मल सेल फंक्शंस। इंपॉर्टेंट कि हर एक डॉटर सेल के पास एक कंप्लीट रीऑर्गेनाइज न्यूक्लियस हो और सेल को अगले फेज के लिए तैयार किया जा सके, जो कि है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले डिवीजन फेज की, जो कि है हमारा साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है हमें दो डॉटर सेल्स के लिए। इट अकर्स जस्ट आफ्टर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। देखो जल्दी इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और सारे नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको जल्दी जल्दी कवर करते चलो, ठीक है। साइटोप्लाज्म एनिमल्स की बात करें तो हमें क्लीवेज फरो देखने को मिलता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। द फरो डीपेंस देखो द फरो डीपेंस ग्रेजुअली, ठीक, मतलब ये बाहर से स्टार्ट हो रहा है और अंदर की तरफ जा रहा है। और कहाँ बनता है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनता है ये, पिंचिंग द साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म को ये काटता चला जाता है। इवेंचुअली द फरो मीट्स एट द सेंटर स्प्लिटिंग द सेल्स इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में ये ऐसा होता है। और प्लांट्स में कैसा होता है कि प्लांट्स में हम एक रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक। तो साइटोकाइनेसिस अकर्स डिफरेंटली, देखो सेल वॉल हुई जो कि रिजिड है, जाहिर बस किसी को अंदर बाहर होने नहीं देगी, तो बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होता है। एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है सेंटर ऑफ द सेल में। उसके बाद ये सेल प्लेट आउटवर्ड की तरफ ग्रो करती है जब तक ये लैटरल वॉल्स के साथ फ्यूज नहीं कर जाती, ठीक। और एक बार जब ये फ्यूज कर गई सो इट इवेंचुअली बिकम, इसके बाद ये मिडिल लेमिला बना देती है जिससे ये दो डॉटर सेल्स को सेपरेट कर देती है। अब समझा कि मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, जो हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब बात की जाए कि ऑर्गेनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो साइटोकाइनेसिस के दौरान जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं, इनको दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सिंक्टियम का फॉर्मेशन होता है, सम ऑर्गेनल्स साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर आफ्टर कैरियोकाइनेसिस विच लीड्स टू अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कॉल्ड सिंक्टियम, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। आपने कोकोनट का जो पानी देखा होगा वो बेसिकली क्या रहता है, वो रहता है लिक्विड एंडोस्पर्म, जहाँ पे हमें साइटोकाइनेसिस नहीं देखने को मिलती है कैरियोकाइनेसिस के बाद, इसीलिए हमें मल्टीपल न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है, सिंक्टम बोल दिया जाता है, सिंक्टियम बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखेंगे। अब साइटोकाइनेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है कि यह इंश्योर करता है कि हर एक डॉटर सेल के पास इक्वल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जाए, और ये सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है बाय फिजिकली सेपरेटिंग द टू डॉटर cells. Now, if we talk about the significance of mitosis, so this is a division in diploid and haploid cells. Mitosis is usually occurs in diploid cell with two sets of chromosomes. However, in lower plants and some insects, जैसे कि bees and haploid cells with one sets of chromosomes can also undergo mitosis, ठीक है। जनरली ये दो सेट्स ऑफ वाले क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलता है, 2n में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ इंसेक्ट्स में हमें जो हैप्लॉइड वाले होते हैं वो भी माइटोसिस कर जाते हैं, ठीक है।
उसके साथ ही जेनेटिक आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है। माइटोसिस प्रोड्यूस 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स दैट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट सेल्स, मतलब अगर पेरेंट सेल भी 2n है तो डॉटर सेल्स भी कैसे होंगे, 2n ही होंगे, ठीक। इट इंश्योर्स prevention of the genetic complement in all the cells, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एज द सेल ग्रो द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म गेट डिस्ट्रीब्यूटेड मेकिंग सेल डिवीजन नेसेसरी टू रिस्टोर बैलेंस, ठीक है। देखो अगर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, ठीक है, तो भाई साहब न्यूक्लियस क्या होगा, एक सेल में न्यूक्लियस जाएगा एक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस बनाएगा, ठीक। लेकिन हमें दोनों का एक अच्छा खासा रेशियो जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है और न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है, तो हमें एक बैलेंस देखने को मिल रहा है ओवरऑल में, ठीक। इसके साथ ही साथ इसका सेल रिपेयर में भी रोल होता है। माइटोसिस हेल्प इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज्ड और डेड सेल्स, जैसे कि एपिडर्मल सेल्स हो गए, ठीक है, जो हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है। उसके साथ गट की लाइनिंग्स हो गई, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स वगैरह की लाइनिंग हो गई, उनको ये कंप्लीट करता है। ब्लड सेल्स हो गए, ठीक, कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय माइटोसिस इन बोन मैरो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है। इसके साथ ही साथ यह प्लांट्स में ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है। माइटोसिस अकर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जहाँ पे हमें एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलता है, लगातार होते रहते हैं। दो टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं, सबको पता है। एपिकल मेरिस्टेम जो कि उसको लेंथ में बढ़ाता है प्लांट को, और लैटरल कैम्बियम जो कि थिकनेस में बढ़ाता है, जो कि उसकी विड्थ बढ़ाता है, ठीक। ड्यू टू कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उनमें डिवीजन या फिर ग्रोथ होती रहती है, ठीक। क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है, सबसे बड़ी बात है भाई साहब की माइटोसिस जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके चलता है। अगर 2n स्टार्ट में था तो 2n अभी भी है हर एक जनरेशन में, ठीक है। दिस इंश्योर जेनेटिक स्टेबिलिटी इन एन ऑर्गेनिज्म, ये जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है सारे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। हील वुंड वगैरह हो या फिर रीजनरेशन प्रोसेस हो, ये उसको हील वगैरह करने में काम करता है। इट प्लेज अ की रोल इन वुंड हीलिंग बाय रीजनरेटिंग डैमेज टिश्यू। इन सम एनिमल्स इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू रीजनरेशन, जैसे कि स्टार फिश हो गया, ठीक। अगर स्टार फिश का कोई आर्म कट जाता है, ये स्टार बन गया, ठीक है, सपोज करो ये कट गया, ठीक, तो अब ये वापस से इसको ग्रो करा लेगा, ठीक है। तो रीजनरेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक माइटोसिस में कोई भी डाउट हो कमेंट में कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं मियोसिस प्रोसेस की। देखो अगर मियोसिस के पर्पस की बात की जाए तो ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है बाई हाफ, ठीक है। मतलब अगर 2n पेरेंट सेल में है तो ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिसको हम गैमेट्स बोल सकते हैं, फ्रॉम डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स, ठीक। पेरेंट सेल्स हमारे डिप्लॉयड हैं, लेकिन जो गैमेट्स बनते हैं, जो डॉटर सेल्स बनती हैं, वो कैसे हो जाती हैं, हैप्लॉइड हो जाती हैं, ठीक है। दिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। वेयर हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू रिस्टोर द डिप्लॉयड स्टेज इन ऑफस्प्रिंग, ठीक। ऐसा जरूरी है कि दो पेरेंट सेल थे, ठीक, जिन्होंने डॉटर सेल्स बनाई, ठीक है। एक बनाया एग, एक बनाया स्पर्म, दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड, दोनों आपस में आकर के फ्यूज किया, फिर से वही स्टेज को इन्होंने कंटिन्यू कर दिया 2n, ठीक। तो ये इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। अकरेंस कैसे होता है, मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। देखो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यकता पड़ती है, जबकि माइटोसिस बाकी सारे जो काम चल रहे हैं उनके लिए जरूरी है, ठीक है। इट इंश्योर्स हैप्लॉइड फेज इज मेंटेन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक सेक्सुअल का पता नहीं, सिर्फ सेक्सुअल में ही ये कहानी देखने को मिलती है, ठीक है। मियोसिस की फीचर्स की बात की जाए तो दो डिवीजन देखने को मिलता है, जिनमें पहला हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व टू सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, एक होती है मियोसिस 1, एक होती है मियोसिस 2, और जबकि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है ड्यूरिंग द एस फेज बिफोर द मियोसिस 1, ठीक। देखो दो डिवीजन और एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक। मतलब जो सेल है वो दो बार डिवाइड करेगी, एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होगा, वो मियोसिस 1 के पहले पहले, ठीक। हमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग देखने को मिलेगी और रिकॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पे, ठीक। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं फ्रॉम ईच पेरेंट्स पेयर एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थ्रू रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक।
सिस्टर क्रोमैटिड्स वो क्रोमैटिड्स थी जो एक सेंट्रोमियर से अटैच थी, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे हमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पेयर बनाएंगे और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। हमें हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कितने, 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी एंड आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के एंड में ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बना देंगे, ठीक है। अब मियोसिस की दो मेजर स्टेजेस होती हैं, पहला है मियोसिस 1, दूसरा है मियोसिस 2। बात करते हैं मियोसिस 1 की, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड हो जा रहा है, ठीक है। स्टेज की बात की जाए तो सारे स्टेजेस बिल्कुल सेम है, बस उनको नाम दे दिया गया क्या, प्रोफेज 1। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर बनाते हैं और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं बाय क्रॉसिंग ओवर, ठीक। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, उसकी वजह से ये जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सचेंज ओवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज 1 होती है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे आकर के अलाइन कर जाते हैं। एनाफेज 1 में यही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं और अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और टीलोफोज में ये मूव कर चुके हैं विद डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मियोसिस 2, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोल रहे हैं, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं। प्रोफेज 2 में हमें क्रोमोसोम कंडेंसेशन देखने को मिलता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा। मेटाफेज 1 में यही क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे इक्वेटर पे। एनाफेज 2 में यही सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स पर मूव करेंगे, और टीलोफोज में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। फाइनल आउटकम क्या है कि माइटोसिस रिजल्ट इन 4 जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड सेल्स, each with half the chromosome to of the parent cell. This ensure genetic diversity and maintain chromosome stability across the generation. Now, अब हम मियोसिस 1 को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोफेज 1 होता है, जैसे उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉम्प्लेक्स फेज था, इसमें भी वही है, सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स स्टेज है, ठीक है। प्रोफेज 1 इज लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, लेकिन उससे ज़्यादा लंबा है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक। इट डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, हमें 5 स्टेजेस में देखने को मिलती हैं। ये पहला है लेप्टोटीन फेज, ठीक। इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो विजिबल होने लगता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक, मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज टू कंडेंस एंड कॉम्पैक्ट, ठीक, ये कंडेंस और कॉम्पैक्ट होने लगते हैं किनमें, लैक्टोटीन फेज में, ठीक। उसके बाद जाइगोटीन फेज आती है, सॉरी, जाइगोटीन फेज आती है, जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स पेयर अप एंड अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस अकर, ठीक है। एक सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है जिनमें जो दोनों पेरेंट्स से आए हुए एक एक क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर कर जाते हैं। उसके बाद इनमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सिनेप्सिस सिनेप्सिस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिन्यूमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। और यही जो पेयर्ड वाले क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम बाईवैलेंट या फिर क्या बोलते हैं, टेट्राड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेज आती है कौन सी, पैकेटीन की स्टेज। इसमें जो क्रोमैटिड्स होते हैं किनके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और टेट्राड्स बना देते हैं। उसके बाद हमें इनमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयरेंस देखने को मिलती है, जबकि क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर एक एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जो कि एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, उसके थ्रू ये मेडिएट किया जाता है, और ये इंश्योर करता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और डाइवर्सिटी अच्छे तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ अगला स्टेज है हमारा डिप्लोटीन। इसमें जो सिनॉप्टिन्यूमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो डिसॉल्व कर जाता है, ठीक, और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं, लेकिन टेंड्स टू सेपरेट, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि सेपरेट हो रहे हैं, बट दे आर अटैच्ड एज अ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जिनको हम बोलते हैं चियास्माटा, ठीक। एक पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है जहाँ पे अटैच्ड रहते हैं, वरना दे टेंड्स टू सेपरेट आउट। नाउ डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें यह स्टेज, डिप्लोटिन वाली स्टेज, महीनों से लेकर के काफ़ी सालों तक ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह सकती है, ठीक है। उसके बाद स्टेज आती है डाइकाइनेसिस की, ठीक। इसमें चियास्माटा का टर्मिनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब ये
they moves towards the end of the chromosomes. Now chromosomes are fully condensed now and the mitotic spindle formation देखने को मिलता है. न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर एनवलप जो होते हैं वो ब्रेक्स डाउन हो जाते हैं, और डाइकाइनेसिस जो होता है वो मार्क करता है मेटाफेज 1 के ट्रांजिशंस को. ठीक, मतलब कि अब हम मेटाफेज 1 की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब बारी आती है मेटाफेज 1 की. ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम जो होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अलाइन कर जाते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट स्पिंडल पोल्स से हमें देखने को मिलते हैं जो कि काइनेटोकोर से अटैच कर जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के. उसके बाद हमें सेपरेशन देखने को मिलता है इन एनाफेज 1. यही होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट कर जाते हैं और अपोजिट पोल पर मूव करते हैं, जबकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अटैच रहती हैं एट देयर सेंट्रोमियर्स पर. ठीक है, टीलोफेज 1 में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस अब आपस से रीअपियर हो जाती है. साइटोकाइनेसिस इसके बाद देखने को मिलती है. ठीक है, विच फॉर्म्स अ डायड ऑफ सेल्स, मतलब 2 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनमें. क्रोमोसोम्स में स्लाइटली डीकंडेंस बट नॉट टू द एक्सटेंट सीन इन द इंटरफेस. ठीक है, पूरी तरीके से हमें इनमें डीकंडेंसेशन देखने को नहीं मिलती है, बट थोड़ी बहुत देखने को मिलती है. ठीक, उसके बाद इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है, अ शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है. इट फॉलोड बाय प्रोफेज 2 विच मच सिंपलर देन प्रोफेज 1. ना मियोसिस 2, पहली बात करते हैं प्रोफेज 2 को. जस्ट आफ्टर साइटोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 के स्टार्ट हो जाता है ये. ठीक, क्रोमोसोम्स डू नॉट फुल्ली इलोंगेट बिफोर मियोसिस 2 बिगिंस. ठीक है, meiosis 2 is similar to mitosis. The nuclear membrane disappear by the end of the prophase 2 एंड द क्रोमोसोम्स बिकम कॉम्पैक्ट अगेन. जिस तरीके सारी प्रोसेस माइटोसिस में हो रही थी, अब वही सारी प्रोसेस हमारी मियोसिस 2 में देखने को मिलेगी हमें. ठीक है, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम होंगे इक्वेटर पे अलाई कर जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपोजिट स्पिंडल पोल से आएंगे, काइनेटोकोर से अटैच होंगे और सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने का काम स्टार्ट कर देंगे. एनाफेज में वही हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी. ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाएंगे, हर एक सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, और फिर से वही हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी कि शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हो रहे हैं जो काइनेटोकोर से अटैच्ड हैं, और सेंट्रोमियर विल हेड और जो हमारे टेल्स हैं ये ट्रेलिंग बिहाइंड जैसे दिखते हैं. ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी दिखने को मिलती है हमें. ठीक है, meiosis ends as two groups of chromosomes get enclosed by a nuclear envelope. उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है इसके जस्ट बाद, विच फॉर्म्स अ टेट्राड्स ऑफ सेल. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं पूरे रिजल्ट के, मतलब पूरे प्रोसेस के बाद. ठीक है, मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है. ठीक है, मियोसिस इंश्योर द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस द जनरेशन. इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ इन गैमेट्स विच इज रिस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. मतलब पहले 2n था, 2n से n हुआ, फिर 2n थे, और ये दोनों मिल करके कंबाइन करके फिर से इन्होंने 2n बनाया, और इसी तरीके से ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ कंटिन्यू रहती है. ठीक है, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रमोट करती है. मियोसिस इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी बाय रिकॉम्बिनेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेज 1 एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. It is essential for sexual reproduction. Meiosis produces haploid gametes which are necessary for sexual reproduction. Fertilization restores the diploid phase, ensuring genetic continuity. ठीक, and it drives for evolution, means variation introduced by meiosis provide raw material for natural selection. These variation contribute to evolution of species over the time. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही और भी कंटेंट्स देखने हो, ठीक है, इसी तरीके के और भी शॉर्ट आपको 1 शॉट लेक्चर्स देखने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में.